हेलो दोस्तों, इस वीडियो सीरीज़ में हम क्लास 12th की पॉलिटिकल साइंस को स्टार्ट कर चुके थे, जिसमें कि हमने इसके फर्स्ट पार्ट में ये हमारी पॉलिटिकल साइंस का 4th चैप्टर है, जिसका नाम है सत्ता के वैकल्पिक केंद्र, जो कि अब चेंज हो गया है। अब इसका नाम सत्ता के नए केंद्र हो गया है। इसके पार्ट 1 में हमने इस चैप्टर में जितने भी इम्पोर्टेंट कार्टून हैं जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, उनके बारे में डिस्कशन कर लिया है। इस पार्ट में हम अंतर्राष्ट्रीय संगठन के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम ब्रिक्स को ही पढ़ रहे हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम में बहुत इम्पोर्टेंट है। ये आपके एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। सबसे पहले बात करें तो ब्रिक्स की फुल फॉर्म की, तो ब्रिक्स में जितने भी लेटर्स शामिल हुए हैं वो किसी न किसी देश को बताते हैं, जैसे कि बी से ब्राज़ील, आर से रशिया, आई इंडिया, सी चाइना, एस मतलब साउथ अफ्रीका। अगर इसकी स्थापना की बात की जाए तो इसकी स्थापना 2009 में हुई थी। जब 2009 में इसकी स्थापना हुई तो इसका नाम ब्रिक था, ब्रिक्स नहीं ब्रिक। यानी कि इसमें जो एस है यानी कि साउथ अफ्रीका, ये इसमें बहुत बाद में शामिल हुआ था। अगर बात करें इसके प्रथम सम्मेलन की, तो इसका प्रथम सम्मेलन रूस में हुआ था, जो कि 2009 में हुआ था। अंतिम जुड़ने वाला देश इसमें दक्षिण अफ्रीका है, जो कि 2010 में जुड़ा था। अगर बात करें 11वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की, तो वो ब्राज़ील में हुआ था 2019 में। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता प्रतिवर्ष ब्रिक्स के क्रमानुसार होती है, यानी कि पहले ये ब्राज़ील में, फिर रूस, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, फिर ब्राज़ील, रूस, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। जैसे जैसे ये देश है हर साल वैसे 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 इसके शिखर सम्मेलन होते रहते हैं। अब अगर बात करें ब्रिक्स के उद्देश्य की, तो इन देशों का मुख्य उद्देश्य है अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाना, ताकि अर्थव्यवस्था को सुधारना इन देशों का मुख्य एक क्या है उद्देश्य है। और अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था और अपनी आर्थिक स्थिति में सुधार लाना, जिससे कि इनके जो सदस्य देश है वो अपनी आर्थिक अर्थव्यवस्था को बढ़ा सके। क्योंकि ये एक सम्मेलन हुआ ही इसलिए था ताकि वो अपनी आर्थिक स्थिति को सुधार ले जैसे तैसे। और इसका एक उद्देश्य था आपस में जितने भी देश हैं ये, इनकी राजनीतिक, आर्थिक और सुरक्षा और सहयोग की भावना इसमें बनी रहे, और ये देश घरेलू और साझा चुनौतियों को आपसी सलाह द्वारा सुलझाने का प्रयास करते हैं। अगर बात करें इसके 13वें शिखर सम्मेलन की, ये इम्पोर्टेंट भी है। ये कब हुआ? ये 9 सितंबर 2021 में हुआ था। ये एक वर्चुअल बैठक थी, वर्चुअल शिखर सम्मेलन था, यानी कि ऑनलाइन जो होता है वो। और इसकी अध्यक्षता भारत कर रहा था। भारत उस समय इसमें अध्यक्षता कर कौन रहा था? हमारे पीएम श्री नरेंद्र मोदी। और इसमें जो विषय था वो था निरंतरता, समेकन और आम सहमति हेतु ब्रिक्स के बीच सहयोग। और अगर बातचीत की बात करें तो इसमें आतंकवाद, पर्यावरण संरक्षण, डिजिटल हेल्थ, तकनीकी के माध्यम से स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना, इन सब विषयों पे इसमें बात की गई थी। तो ये है आपका ब्रिक्स शिखर सम्मेलन। अब हम यूरोपीय संघ के बारे में पढ़ेंगे। मार्शल योजना के बारे में भी हम इसी में डिस्कस कर लेंगे। तो देखो बच्चों, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद क्या हुआ था? यूरोप दो भागों में बट गया था, आपको भी पता है, पश्चिमी यूरोप और पूर्वी यूरोप। अब युद्ध के कारण हुआ क्या था? युद्ध कुछ अच्छी चीज़ तो है, होती नहीं है। जब भी युद्ध होता है तो हमेशा तबाही ही लेके आता है। तो युद्ध के कारण क्या हुआ था? जो सभी देश हैं उनकी स्थिति बहुत खराब हो चुकी थी, आर्थिक स्थिति भी हर तरीके से वो चरमराई हुई थी, सारे देशों की स्थिति। तो अमेरिका पश्चिमी देशों का समर्थन कर रहा था और पूर्वी देशों का समर्थन कौन कर रहा था? यूरोपीय संघ, आपको भी पता है। तो अमेरिका ने यूरोप की अर्थव्यवस्था के पुनर्गठन के लिए बहुत बड़ी मदद की, और इसे ही मार्शल योजना के नाम से जाना जाता है। सन 1948 में मार्शल योजना के तहत यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना की गई, जिससे पश्चिमी यूरोप के देशों को आर्थिक मदद की जा सके। और सन 1949 में यूरोपीय परिषद की स्थापना हुई, जो कि राजनीतिक सहयोग के मामलों को अगला कदम माना जाता था। और सन 1979 में यूरोपियन पार्लियामेंट का गठन किया गया, और बाद में यूरोपीय आर्थिक समुदाय ने राजनीतिक स्वरूप लेना शुरू कर दिया। पहले वो एक संगठन था, फिर धीरे धीरे इसने राजनीतिक स्वरूप लेना स्टार्ट कर दिया। और सन 1992 में मैजिस्ट्रेट की संधि हुई, जिसके द्वारा यूरोपीय संघ का गठन हो गया। तो ये था आपका यूरोपीय संघ का गठन होने की सारी अब यूरोपीय संघ की विशेषताओं की बात करें तो यूरोपीय संघ ने आर्थिक सहयोग वाली संस्था से बदलकर राजनीतिक संस्था का रूप ले लिया था, अर्थात एक बड़ा रूप। पहले एक छोटे से रूप में खाली सहयोग संस्था के रूप में इसका गठन हुआ था, अब धीरे धीरे इसने एक बड़ा रूप धारण कर लिया।
यह एक विशाल राष्ट्र की तरह काम करने लगा। इसके पास अपना झंडा हो गया, अपना इसका राष्ट्रगान हो गया, इसका अपना स्थापना दिवस हो गया, इसकी मुद्रा हो गई। और 2016 में यह दुनिया की दूसरे सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन के उभरा। इसकी मुद्रा की बात की जाए तो यूरो थी इसकी मुद्रा, और यूरो अमेरिकी डॉलर के प्रभुत्व को चुनौती दे सकती थी। और विश्व व्यापार में इसकी हिस्सेदारी अमेरिका से 3 गुना ज़्यादा थी। अगर विश्व व्यापार में बात की जाए तो फ्रांस के पास वीटो पावर थी और फ्रांस भी इसमें शामिल था। तो ये भी एक प्रतीक है कि वो शक्तिशाली था यूरोपीय संघ। अगर यूरोपीय संघ की कमियों की बात की जाए तो यूरोपीय संघ के सदस्य देशों की अपनी अपनी अलग अलग विदेश और रक्षा नीति थी। तो वो एक दूसरे को क्या करते थे, कहीं ना कहीं एक दूसरे के खिलाफ हो जाती थी, क्योंकि सबकी अपनी अपनी अलग अलग रक्षा नीतियाँ थी और विदेश नीति थी। और साझी मुद्रा को लेकर भी नाराजगी थी। ये सोच रहे थे कि यही इस यूरोपीय संघ में जितने भी देश शामिल हैं वो सब यूरो को ही अपनी मुद्रा के रूप में अपनाएं। लेकिन डेनमार्क और स्वीडन ने साझी मुद्रा को यानी कि यूरो को मानने से इनकार कर दिया था बिल्कुल। ये भी उसकी एक कमी हुई, क्योंकि आपसी एकता नहीं थी। अगर यूरोपीय संघ ने अगर बात करें यूरोपीय संघ की, तो यूरोपीय संघ ने 2003 में अपना संविधान बनाने का भी प्रयास किया, लेकिन उसमें वो असफल हो गया था। वो एक साझा संविधान बनाना चाहता था, यानी कि यूरोपीय संघ का एक संविधान होगा और उसमें जितने भी देश शामिल हैं वो सब उस संविधान को मानेंगे। तो ये भी असफल हो गया, क्योंकि सभी देशों की अपनी अपनी अलग अलग स्थितियाँ हैं, तो सब साझा संविधान नहीं मान सकते थे, सबका अपना एक अलग संविधान था। उद्देश्यों की बात की जाए कि क्यों यूरोपीय संघ का गठन हुआ था, तो इसमें ताकि एक समान मुद्रा का चलन हो सके, वीज़ा मुक्त आवागमन, इसमें जितने भी देश शामिल हैं उन देशों का आपस में लोग आए जाएं बिना वीज़ा के, और एक समान विदेश और सुरक्षा नीति हो इनकी, और एक दूसरे को सहयोग करना इसका मुख्य उद्देश्य था। अब हम आसियान के बारे में पढ़ेंगे। आसियान भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ये भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसकी अगर फुल फॉर्म की बात करें तो दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संगठन इसे बोला जाता है। इसकी जो स्थापना है, इसकी स्थापना 1967 में हुई थी, और 5 देशों ने मिलकर इसमें बैंकॉक पे घोषणा पत्र था जिस पे हस्ताक्षर करके स्थापना की थी इसकी। और ये 5 देश थे, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड। तो इन 5 ने मिलकर बैंकॉक में घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करके आसियान की स्थापना की। बाद में इसमें 5 देश और शामिल हो गए, जिसमें हैं ब्रुनेई, दारुसलाम, वियतनाम, लाओस, म्यांमार और कंबोडिया। अब कुल इसमें 10 सदस्य हो गए। अगर आसियान के उद्देश्य की बात की जाए कि क्यों इसका गठन हुआ था, तो देखिए, सदस्य देशों के आर्थिक विकास को तेज करना, सदस्य देशों के आर्थिक विकास को तेज करना इसका एक मुख्य उद्देश्य था। इसके द्वारा सामाजिक और सांस्कृतिक विकास हासिल करना, और कानून के शासन को और संयुक्त राष्ट्र के नियमों का पालन करके क्षेत्रीय शांति का स्थायित्व को बढ़ावा देना, ये भी एक कारण था। अगर इसकी शैली, आसियान शैली की बात की जाए तो क्या थी आसियान शैली, इसमें जो काम करने का इसका तरीका था ना, वो आसियान शैली के रूप में प्रसिद्ध हुआ। आसियान शैली इसके काम करने का तरीका था, कैसे अनौपचारिक, टकराव रहित और सहयोगात्मक और मेल मिलाप का इसमें इन्होंने नया उदाहरण पेश किया। ये उदाहरण पेश करके आसियान ने काफ़ी नाम भी कमाया, और ये नाम आसियान शैली के नाम से प्रसिद्ध हुआ। तो ये थी आसियान शैली। क्या थी आसियान शैली? उनके काम करने का तरीका। तो अब आप समझ गए होंगे कि क्या इसमें इम्पोर्टेंट हो सकता है इसमें कि आसियान की स्थापना कब हुई थी, सन 1967 में। स्थापना के समय इसमें कितने देश शामिल थे? 5 देश शामिल थे। कौन कौन से देश थे? इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, जिन्होंने बैंकॉक पे घोषणा पत्र पे साइन किए थे। बाद में इसमें 5 देश और शामिल हुए, कुल 10 देश हो गए। 5 देश तो बाद में शामिल हुए, वो थे ब्रुनेई, दारुसलाम, वियतनाम, कंबोडिया, लाओस और म्यांमार। फिर आसियान के उद्देश्यों की बात की जाए तो इसके उद्देश्य थे आर्थिक विकास करना, सामाजिक और सांस्कृतिक सहयोग बढ़ाना, और कानून के शासन और संयुक्त राष्ट्र संघ के नियमों का पालन करके क्षेत्रीय शांति और स्थायित्व को बनाना। अगर बात करें आसियान शैली की, तो आसियान के काम करने के तरीके को आसियान शैली कहा जाता है। उन्होंने अनौपचारिक, टकराव रहित और सहयोगात्मक मेल मिलाप का नया उदाहरण पेश किया था, जिसको आसियान शैली के नाम से जाना जाता है।
आसियान के तीन प्रमुख स्तंभों की बात करें तो उसमें पहला है आसियान सुरक्षा समुदाय, जिसमें क्षेत्रीय विवादों को सैनिक टकराव से पहले ही सुलझाने की कोशिश की जाती है ताकि बात बढ़े नहीं और आपसी प्रेम भाव से सारी बातें सॉल्व हो जाएं, कोई सैनिक कार्यवाही ना हो, कोई युद्ध ना हो, कोई हिंसा ना हो। और आसियान का आर्थिक समुदाय का काम था सामाजिक और आर्थिक विकास में मदद करना, उत्पादन का आधार तैयार करना कि किस तरीके से काम करने वाले हैं, क्या आगे प्रोसेसिंग रहेगी पूरी। और आसियान सामाजिक सांस्कृतिक समुदाय की बात करें तो इसका काम था टकराव की जगह बातचीत और सहयोग को बढ़ावा देना। अगर आसियान क्षेत्रीय मंच की बात करें तो आसियान क्षेत्रीय मंच की स्थापना सन 1994 में की गई थी। इसका उद्देश्य था आसियान के देशों को सुरक्षा और विदेश नीतियों में तालमेल बनाना। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, साथ में बेल आइकन पर भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। साथ ही साथ देखते रहे जीके बैंक।